हेलो फ्रेंड्स, स्पेशल सेट प्रैक्टिस जीके साइंस और करंट अफेयर्स के इस सीरीज में आपका एक बार फिर से स्वागत है। ये सेट नंबर 70 है और 70 के पहले का सेट भी अगर आपको रिवीजन करना है तो हमारे टेलीग्राम चैनल को मस्टली ज्वाइन कर लीजिएगा, क्योंकि टेलीग्राम चैनल पर आपको पीडीएफ विदाउट सॉल्यूशन किया हुआ और सॉल्यूशन किया हुआ दोनों प्रकार का पीडीएफ वहां मिल जाएगा। तो निश्चित तौर पर टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिएगा। और टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करने के लिए हम प्रत्येक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम चैनल का लिंक दे देते हैं, वहां से हमसे आप डायरेक्ट टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं और अपना जो भी परिवर्तन से प्रैक्टिस में हो सकता है अपना ओपिनियन वहां पे दे सकते हैं। फ्रेंड्स, आपको बता दें कि ये सब्जेक्ट वाइज क्वेश्चन हम आपको दे रहे हैं। 50 क्वेश्चन का सीरीज है और हर एक सब्जेक्ट से हम आपको देने का प्रयास करते हैं, क्योंकि हर सब्जेक्ट आपके लिए इंपॉर्टेंट होता है जीके और जीएस में। तो और सबका एनालिसिस भी बहुत जरूरी है, इसलिए आप एग्जाम से पहले इसका रिवीजन जरूर कर लीजिएगा। यह बिहार बीपीएससी के लिए पीटी के लिए, बिहार एसएससी के पीटी मेंस दोनों के लिए, बिहार दरोगा पीटी मेंस दोनों के लिए, रेलवे और अन्य एसएससी के एग्जाम के लिए ट्रेंडिंग क्वेश्चन होने वाला है। और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के तौर पर भी आप इसे देख सकते हैं, क्योंकि हम समय समय पर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी इसमें डाल दिया करते हैं, तो आप इसका भी रिवीजन करते रहेंगे। और अगर इस यूट्यूब चैनल पर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अगर वीडियो अच्छा लगता है, देखते हैं, तो लाइक जरूर कीजिएगा, क्योंकि आपके लाइक से ही हमें प्रोत्साहन मिलता है और हमें कंटेंट जोड़ने की उत्तेजना होती है और हम अच्छे अच्छे कंटेंट को आपके लिए लाते रहेंगे। चलिए फ्रेंड्स, आज का पहला क्वेश्चन 70 नंबर सेट का देखते हैं। निम्नलिखित में से किस अधिनियम के फलस्वरूप बर्मा को भारत से पृथक किया गया था? अब ध्यान रखिएगा, बर्मा को भारत से पृथक किया गया था 1937 ईस्वी में, 1935 ईस्वी के भारत शासन अधिनियम के तहत। क्लियर? तो 1900 गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 ईस्वी जो था, इसी के तहत 1937 ईस्वी में बर्मा को भारत से पृथक कर दिया गया था। इसी अधिनियम के तहत उड़ीसा एवं सिंध नाम के दो नए प्रांत बनाए गए थे और इसी अधिनियम के अंतर्गत 1 अक्टूबर 1937 को दिल्ली में संघीय न्यायालय की भी स्थापना की गई थी। ध्यान देंगे, इंडियन काउंसिल एक्ट 1909 ईस्वी जो था वो मुसलमानों के लिए पृथक निर्वाचन क्षेत्र की व्यवस्था किया था और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 ईस्वी जो था वो केंद्र में द्विसदनात्मक विधायिका की स्थापना की गई थी। जबकि इंडियन इंडिपेंडेंट एक्ट 1947 ईस्वी जो था वो 4 जुलाई 1947 ईस्वी को ब्रिटिश संसद में पेश हुआ था। भारत की आजादी के लिए अधिनियम और 18 जुलाई 1947 ईस्वी को पारित कर दिया गया था। फलस्वरूप भारत और इंडिया नाम के दो नए अधिराज्य का गठन इंडियन इंडिपेंडेंट एक्ट 1947 ईस्वी के तहत ही हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राज्यसभा का उपसभापति किसे चुना जाता है? तो राज्यसभा का उपसभापति जो होता है वो राज्यसभा का ही सदस्य होता है। कोई भी व्यक्ति इसमें शामिल हो सकता है जो राज्यसभा का उस समय सदस्य है जिस समय उपसभापति की मांग हो रही है। यानी जिस समय उपसभापति राज्यसभा के उपसभापति का पद खाली है उस समय राज्यसभा के ही कोई सदस्य जिनको उपसभापति के रूप में चुना जा सकता है। अब ध्यान रखेंगे, राज्यसभा उच्च सदन होता है, इसे द्वितीय सदन के नाम से भी जाना जाता है और इसे वृद्ध सदन के भी नाम से राज्यसभा को जाना जाता है। ध्यान देंगे, राज्यसभा का सभापति जो होते हैं वो उप राष्ट्रपति होते हैं, जबकि उप सभापति जो होते हैं वो राज्यसभा के ही कोई सदस्य को चुना जाता है। ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल ही सही है। और यह राज्यसभा के उप सभापति को चुने जाने का प्रावधान भारतीय संविधान के अनुच्छेद 89 के 2 में किया गया है। अनुच्छेद की अगर बात करें तो 89 के दूसरे उपबंध में उपसभापति के चुने जाने की बात कही गई है। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, निम्नलिखित में से सही काल अनुक्रम को सजाए। इसमें से शिमला समझौता कब हुआ था? तो ध्यान देंगे, शिमला समझौता जो हुआ था वो 2 जुलाई 1972 ईस्वी को भारत और पाकिस्तान के बीच हुआ था। 2 जुलाई 1972 ईस्वी को भारत और पाक के बीच हुआ था शिमला समझौता। क्लियर? जबकि ध्यान देंगे, भारत सोवियत समझौता जो हुआ था
वो 9 अगस्त 1971 ईस्वी में शांति, मैत्री एवं सहयोग के लिए भारत और सोवियत समझौता हुआ था। 9 अगस्त 1971 ईस्वी को यहां पे लिखेंगे। 9 अगस्त 1971 ईस्वी को भारत सोवियत समझौता हुआ, जबकि फरक्का समझौता जो हुआ वह ध्यान दीजिएगा तो 1975 ईस्वी में भारत और बांग्लादेश के बीच हुआ था। 1975 ईस्वी में भारत और बांग्लादेश के बीच हुआ, जबकि ध्यान देंगे ताशकंद समझौता जो हुआ था वो 11 दिसंबर 1966 ईस्वी को भारत और पाकिस्तान के बीच हुआ था। 11 दिसंबर 1966 ईस्वी को भारत और पाक के बीच हुआ था ताशकंद समझौता। क्लियर? तो ध्यान देंगे इसमें काल अनुक्रम सजाने के लिए करा है। तो सबसे पहले अगर देखा जाए तो हुआ था कौन? ताशकंद समझौता। सबसे पहले ताशकंद समझौता। दूसरे स्थान पर कौन हुआ? तो भारत सोवियत समझौता हुआ जो 9 अगस्त 1971 ईस्वी को हुआ। तीसरे स्थान पर 2 जुलाई 1972 ईस्वी को शिमला समझौता हुआ और चौथे स्थान पर 1975 ईस्वी में भारत और बांग्लादेश के बीच फरक्का समझौता हुआ था। तो ऑप्शन नंबर ए बनता है 4, 2, 1, 3। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, संविधान बनने के समय जो क्षेत्र नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर एजेंसी NEFA जिसे नेफा कहा जाता है, NEFA जिसे नेफा भी कहा जाता है के नाम से जाना जाता है, वह अब कौन सा वर्तमान समय में राज्य है? तो ध्यान देंगे नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर एजेंसी को असम के सीमावर्ती जो क्षेत्र थे उससे अलग करके 1948 ईस्वी में नेफा बनाया गया था, असम राज्य से अलग करके। अब इसमें पूछता है नाम से जाना जाता है, अब वह कौन सा है? तो असम से तो अलग करके 1948 ईस्वी में बनाया गया नेफा को, NEFA नेफा को बनाया गया। क्लियर? असम से अलग करके, सीमावर्ती क्षेत्र असम का था उससे अलग करके 1948 ईस्वी में बनाया गया नेफा को। अब ध्यान देंगे इसे अरुणाचल प्रदेश के रूप में, इस नेफा को अरुणाचल प्रदेश के रूप में दर्जा दे दिया गया 1986 ईस्वी में। 1986 ईस्वी में अधिनियम के माध्यम से 20 फरवरी 1987 ईस्वी से इसे लागू कर दिया गया। इस अधिनियम को यहां अधिनियम लिखेंगे, अधिनियम 1986 ईस्वी का अधिनियम के तहत 20 फरवरी 1987 ईस्वी से इस नेफा को जाना जाने लगा अरुणाचल प्रदेश के रूप में। तो ऑप्शन नंबर बी आपका सही हो जाएगा। क्लियर? अरुणाचल प्रदेश के रूप में राज्य का दर्जा 20 फरवरी 1987 ईस्वी में नेफा को दिया और नेफा कहा गया 1948 ईस्वी में असम राज्य से अलग करके। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन है, एशियाई विकास बैंक का इंडिया रेजिडेंट मिशन कहां अवस्थित है? एशियाई विकास बैंक का इंडिया रेजिडेंट मिशन जो है वो नई दिल्ली में स्थित है। ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल सही है। अब ध्यान देंगे एशियाई विकास बैंक ADB जिसे कहा जाता है, इसकी स्थापना की अगर बात किया जाए तो 19 दिसंबर 1966 ईस्वी को इसकी स्थापना होती है और इसका मुख्यालय फिलीपींस की राजधानी मनीला में स्थित है। क्लियर? तो इसकी स्थापना भी याद रखेंगे, 19 दिसंबर 1966 ईस्वी में इसकी स्थापना हुई थी और इसका मुख्यालय की अगर यदि जो बात किया जाए तो फिलीपींस की राजधानी मनीला में इसका मुख्यालय है। क्लियर? और लेकिन इंडिया रेजिडेंट मिशन जो है वह नई दिल्ली में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व मानसिक स्वास्थ्य दिवस कब मनाया जाता है? 10 अक्टूबर को विश्व मानसिक स्वास्थ्य दिवस के रूप में मनाया जाता है। यह मनाने की व्यवस्था 1992 ईस्वी में से लगातार 10 अक्टूबर को मनाया जा रहा है। 2022 का थीम की अगर बात किया जाए तो मानसिक स्वास्थ्य और कल्याण को वैश्विक प्राथमिकताएं बनाए रखने का थीम रखा गया है 2022 में।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, चुनाव में मत देने का तथा निर्वाचित होने का अधिकार कैसा अधिकार है? चुनाव में मत जो हम लोग देते हैं, मतदान जो करते हैं तथा निर्वाचित होते हैं, वह कौन सा अधिकार के अंतर्गत शामिल किया जाता है? 4 प्रकार का ऑप्शन है और बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, खूब एग्जाम में पूछता है। एक मौलिक अधिकार है, एक संवैधानिक अधिकार है, एक कानूनी विधिक अधिकार है, या उपर्युक्त में से कोई नहीं है। तो ध्यान देंगे, मत कौन कौन व्यक्ति दे सकता है, भारत में कौन कौन व्यक्ति मतदान के योग्य होगा, इसकी चर्चा किया गया है अनुच्छेद 326 में। 3 दूना 6 अनुच्छेद में मतदाताओं की योग्यता की चर्चा, मतदाता की योग्यता की अगर बात करेंगे, तो अनुच्छेद 326 में किया गया है। 3 दूना 6 अनुच्छेद में मतदाता की योग्यता कि मतदाता क्या योग्यता होना चाहिए, जैसे कि 18 वर्ष की आयु पूर्ण होनी चाहिए, भारत का वह नागरिक होना चाहिए, उसे किसी विधि द्वारा निहर्य यानी डिस्क्वालीफाई घोषित नहीं किया जाना चाहिए, ऐसे व्यक्ति भारतीय संविधान के अनुसार संवैधानिक रूप से मतदाता कहलाएंगे, मत दे सकते हैं। तो 3 बातें कौन? एक 18 वर्ष की आयु होनी चाहिए, दूसरी बात कौन, या किसी भी प्रकार का डिस्क्वालीफाई नहीं होना चाहिए, भारत का नागरिक होना चाहिए। ऐसे व्यक्ति की चर्चा अनुच्छेद 326 में किया गया है, जिसके तहत वह मतदाता हो सकते हैं, लेकिन मत देंगे इसकी चर्चा 326 में नहीं किया गया है। कोई भी भारत का नागरिक को मतदान का अधिकार लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, मत का अधिकार, ध्यान देंगे, मत का अधिकार जो है बड़ा इंपॉर्टेंट है, इसलिए डिटेल थोड़ा कर रहे हैं। मत का जो अधिकार है वो अधिकार लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 ईस्वी में किया गया है, धारा 62 में कहा गया है। मत का अधिकार जो है वो अधिकार लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, अधिकार लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम के धारा 62 के 1 के तहत प्रदान किया गया है। इस प्रकार ध्यान देंगे तो मतदान करने तथा निर्वाचित होने का अधिकार जो है वो एक विधिक अधिकार होता है, वो एक लीगल राइट है, वो एक कानूनी अधिकार है। लेकिन कौन व्यक्ति मतदाता होंगे इसकी सूची अनुच्छेद 326 में किया गया है, योग्यता की चर्चा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सभी मूल आधारीय बलों में सबसे कमजोर बल इसमें से कौन सा होता है? तो ध्यान देंगे, प्रकृति में 4 मौलिक या संपर्क बल पाए जाते हैं, 4 प्रकार के। एक तो गुरुत्वाकर्षण बल, दूसरा जो होता है वो स्थिर विद्युत बल को तो इसमें शामिल ही नहीं किया जाता है, चुंबकीय बल इसके अंतर्गत शामिल किया जाता है, विद्युत चुंबकीय बल जिसे कहा जाता है, नाभिकीय बल, दुर्बल नाभिकीय बल और प्रबल नाभिकीय बल, इसको तो मूल आधारीय बल में शामिल ही नहीं किया जाता है। तो 2 नंबर ऑप्शन तो आपका बिल्कुल ही गलत है। 4 प्रकार के मूल आधारीय बलों की चर्चा किया गया है, मौलिक आधारीय बल की चर्चा किया गया है, जिसमें से गुरुत्वाकर्षण बल आता है, चुंबकीय विद्युत चुंबकीय बल आता है, नाभिकीय बल। अब इस नाभिकीय बल, यह नाभिकीय बल 2 प्रकार का, एक निर्बल नाभिकीय बल और दूसरा जो होता है वो प्रबल नाभिकीय बल के रूप में शामिल किया जाता है। क्लियर? तो 4 हो गया, 1, 2, 3 और 4 को रखा जाता है, जिसमें से कहता है सबसे कमजोर बल आपका कौन सा होगा? तो सबसे कमजोर बल जो होता है वो होता है गुरुत्वाकर्षण बल, सबसे कमजोर। लेकिन परास इसका अगर बात किया जाए, गुरुत्वाकर्षण बल सबसे कमजोर, लेकिन परास की बात किया जाए तो इसका परास अनंत होता है, अनंत परास होता है, यह भी ध्यान रखने वाला चीज है। विद्युत चुंबकीय बल की बात किया जाए तो यह शक्तिशाली बल होता है, सबसे शक्तिशाली नहीं कहेंगे, शक्तिशाली बल होता है,
शक्तिशाली बल होता है, और इसके परास की अगर बात किया जाए तो इसका भी परास अनंत होता है। परास जो है इसका भी अनंत होता है, ध्यान रखेंगे। नाभिकीय बल में निर्बल नाभिकीय बल की अगर यदि जो दुर्बल या निर्बल नाभिकीय बल की अगर बात करेंगे तो ध्यान दीजिएगा, दूसरा सबसे कमजोर बल होता है। दूसरा सबसे कमजोर बल होता है दुर्बल नाभिकीय बल। क्लियर। अगर इसके परास की अगर बात किया जाए तो कम परास होता है। इसका परास जो होता है वो कम। परास का मतलब समझ रहे हैं, मान लिया जाए यहां से यह बल उठा और जितना दूरी तय करेगा, तो जितना दूरी तय किया है इसी को परास कहा जाता है। क्लियर। तो परास इसका कम होता है। अगर प्रबल नाभिकीय बल की बात किया जाए तो सर्वाधिक शक्तिशाली होता है। शक्तिशाली होता है। अब यह सर्वाधिक शक्तिशाली होता है, लेकिन परास कितना होता है? तो इसका जो परास होता है वो कम परास वाला यह होता है, यानी कम दूरी तक यह तय कर सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, तो आपका सही आंसर जो होगा सबसे कमजोर नाभिकीय बल में वो होता है गुरुत्वाकर्षण बल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, MRI मशीन में किसका प्रयोग किया जाता है? MRI का मतलब होता है मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिंग। मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिंग, इसका पूरा रूप होता है MRI का, और यह एक चुंबकीय अनुनाद चित्रण का अंग्रेजी शब्द है। इसका हिंदी होता है चुंबकीय अनुनाद चित्रण, और यह एक प्रकार का चिकित्सकीय तकनीक होता है जिसके माध्यम से मानव शरीर के आंतरिक अंगों के चित्र निर्मित किए जाते हैं। MRI मशीन में प्रबल चुंबकीय क्षेत्र जो होता है तथा रेडियो तरंगों का प्रयोग किया जाता है। प्रबल चुंबकीय क्षेत्र का प्रयोग किया जाता है। तो आपका सही आंसर कौन हो जाएगा? चुंबकीय तरंग का प्रयोग किया जाता है, वो भी प्रबल चुंबकीय तरंग का प्रयोग करके MRI निकाला जाता है, जिसे आंतरिक मानव शरीर के आंतरिक अंगों का चित्र निर्मित किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेटो का मुख्यालय कहां स्थित है? नेटो का मुख्यालय नेटो का मुख्यालय ब्रुसेल्स में स्थित है। क्लियर। बेल्जियम की राजधानी है ब्रुसेल्स। बेल्जियम ब्रुसेल्स में स्थित है। ध्यान दीजिएगा, नाटो का गठन जो हुआ था वो 4 अप्रैल 1949 ईस्वी को हुआ था। 4 अप्रैल 1949 ईस्वी को नेटो का गठन हुआ था। नेटो का पूरा रूप होता है नॉर्थ एटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, उत्तर एटलांटिक संधि संगठन जिसका पूरा रूप होता है। वर्तमान अगर देखा जाए सदस्यों की संख्या तो 29 देश इसके वर्तमान सदस्य देश हैं। सबसे नवीनतम देश की अगर बात किया जाए तो मोंटेनेग्रो सबसे नवीनतम है। नवीनतम मोंटेनेग्रो है, जो 5 जून 2017 को शामिल हुआ था नेटो देश में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ट्रांसफॉर्मर किस लिए प्रयोग किया जाता है? तो ट्रांसफॉर्मर जो होता है वो विद्युत उपकरण होता है, और यह शक्ति नष्ट किए बिना ही एसी को वोल्टेज बढ़ाने के लिए और वोल्टेज को कम करने के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है। जो ट्रांसफॉर्मर 2 प्रकार का होता है। ट्रांसफॉर्मर जो वोल्टेज को बढ़ाता है, यानी निम्न एसी को उच्च एसी में बदल देता है, उसे स्टेप अप ट्रांसफॉर्मर कहा जाता है, और जो उच्च एसी को निम्न एसी में बदलता है उसे स्टेप डाउन ट्रांसफॉर्मर कहा जाता है। तो यह एसी वोल्टेज को घटाने अथवा बढ़ाने के लिए प्रयोग हो जाता है। अगर घटा रहा है तो कहेंगे स्टेप डाउन, और जो बढ़ा रहा है उसे कहेंगे स्टेप अप ट्रांसफॉर्मर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आधुनिक आयुर्विज्ञान मेडिकल साइंस में नाभिकीय औषधियां नैदानिक और उपचार के प्रभावी उपकरणों के रूप में उभर रही हैं। ये वास्तव में क्या होती हैं? तो ये वास्तव में रेडियो आइसोटोप्स के एग्जाम्पल होते हैं।
डायग्नोसिस एवं उपचार यानी ट्रीटमेंट के लिए प्रयोग किया जाने वाला जो नाभिकीय औषधि होता है वो रेडियो सक्रिय समस्थानिक यानी रेडियो एक्टिव आइसोटोप्स होते हैं और इसका प्रयोग मानव शरीर में ट्यूमर का पता लगाने के लिए किया जाता है। कैंसर से ग्रसित कोशिकाओं तथा मस्तिष्क के ट्यूमर को इसी के माध्यम से दूर किया जाता है जिसे रेडियो आइसोटोप्स या रेडियो सक्रिय समस्थानिक कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित कौन सी धातुएं खुले वातावरण में रखने पर जलने लग जाती है? वह होता है सोडियम और पोटेशियम। ये दोनों धातुओं को खुले रखने पर वातावरण में यह जल उठती है। यही कारण है कि यह मिट्टी के तेल में दोनों को रखा जाता है या किरोसिन में रखा जाता है। दोनों को मिट्टी के तेल में रखा जाता है या इसे ही केरोसिन में रखा जाता है। केरोसिन ऑयल में स्टोर किया जाता है, रखा जाता है। तो एक और दो दोनों हो जाएगा आपका सही। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिहार में अफगान सत्ता के आरंभिक उत्कर्ष में निर्णायक देन थी। किसकी निर्णायक देन थी? तो बिहार में अफगान सत्ता के आरंभिक उत्कर्ष में जो देन था वो था मोहम्मद शाह नूहानी, जो बिहार का पहला स्वतंत्र शासक हुआ। जब सूर्यवंश का समाप्ति हुआ बिहार में तो कई कबीले बिहार में शासन किए, जिसमें से पहला कबीला जो था वो था नूहानी कबीले की। तो ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही है। नूहानी कबीला जो था वो भारत में सूर्यवंश के अंत में और प्रारंभिक जनजातीय या कबीले के रूप में उत्कर्ष हुआ। अब यह नूहानी कबीले का शासक कौन हुआ? प्रथम शासक तो मोहम्मद शाह नूहानी, मोहम्मद शाह नूहानी हुआ। क्लियर। लेकिन अगर पूछेगा क्वेश्चन कि अंतिम शासक कौन था, शासक कबीला कौन था बिहार में, तो करानानी कबीले जो थे वो अंतिम हुए। अंतिम शासक कबीला शासक कबीला। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिकंदर लोदी ने 1495 से 1496 में किसे बिहार का प्रभारी नियुक्त किया था? तो 1495 से 96 ईस्वी में हुसैन शाह सरकी को पराजित कर दिया सिकंदर लोदी ने। सिकंदर लोदी किसको पराजित किया? हुसैन शाह सरकी को पराजित किया तथा ध्यान दीजिएगा, तथा दरिया खान नूहानी को बिहार का प्रभारी बनाया था। इसको पराजित करने के बाद दरिया खान नूहानी को सिकंदर लोदी बिहार का प्रभारी बनाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पंचायती राज संस्थाओं में महिलाओं के लिए आरक्षित स्थानों की संख्या कितनी कही गई है? तो आरक्षित स्थानों की संख्या जो है वो कितनी व्यक्त की गई है? तो ध्यान रखेंगे, कुल स्थानों का 1/3 जो है वो महिलाओं के लिए आरक्षित रखी गई है पंचायती राज संस्थाओं में। और इसकी चर्चा भारतीय संविधान के अनुच्छेद 243 के घ में कहा गया है। अनुच्छेद 243 के घ में कहा गया है। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अधोलिखित में से कौन सा कार्बन का अपरूप इसमें से नहीं है? तो कार्बन के अपरूप के अंतर्गत ऑक्सी कार्बन जो होते हैं वो नहीं शामिल किए जाते हैं। ऑप्शन नंबर सी, हीरा कार्बन के अपरूप होते हैं जो सबसे कठोरतम तत्व के रूप में पाया जाता है। अच्छा, ये अपरूप कहते किसको है? अपरूपता किसे कहा जाता है? जब कोई तत्व अनेक रूपों में पाया जाएगा, वही तत्व, एक ही तत्व अनेक रूपों में जब पाया जाएगा और तत्व के उसी गुण को जो अनेक रूपों में पाया जाता है उसी गुण को अपरूपता या एलोट्रॉपी के नाम से जाना जाता है। ध्यान दीजिएगा, कार्बन के मुख्यतः कई प्रकार के अपरूप पाए जाते हैं, जैसे कि हीरा हो गया, ग्रेफाइट, फुलरीन, बकमिंस्टर फुलरीन, ग्रेफीन, कार्बन नोसोट्यूब्स, लॉन्स डेलाइट और क्यू कार्बन।
ये सभी जो है वो कार्बन के अपरूप के रूप में जाने जाते हैं, जिसमें से हीरा सर्वाधिक कठोर पदार्थ के रूप में जाना जाता है, जबकि ग्रेफाइट सबसे मुलायम होता है। सबसे कठोर पदार्थ हीरा होता है और सबसे मुलायम जो होता है, सबसे मुलायम पदार्थ जो होता है वो ग्रेफाइट होता है। क्लियर? ध्यान दीजिएगा, ग्रेफाइट का प्रयोग पेंसिल के लेड बनाने में किया जाता है और फ्लोरीन जो होता है वो C60 कार्बन 60 के साथ यह मिलकर बना होता है, इसे C60 भी कहा जाता है फ्लोरीन को। अमेरिकी आर्किटेक्ट बकमिंस्टर फुलर द्वारा डिजाइन किया गया था, जिसके कारण से इसे फ्लोरीन के नाम से भी जाना जाता है और इसका आकार जो होता है वो फुटबॉल के रूप में इसमें कार्बन पाए जाते हैं, 60 कार्बन। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन है, संघ सिलेंट्रेटा या फाइलम सिलेंट्रेटा के जीवों का सर्व प्रमुख लक्षण क्या होता है? तो सिलेंट्रेटा जो होता है जीव के शरीर में एक ही गुहा यानी कैविटी पाया जाता है, जिसे अंतर गुहा के नाम से भी जाना जाता है, सिलेंट्रॉन के नाम से भी जाना जाता है, जो इसमें कैविटी पाया जाता है। चारों ओर लंबे स्पर्शक पाए जाते हैं, यानी टेंटिकल्स जो होते हैं इसके चारों ओर, इसके शरीर के चारों ओर टेंटिकल्स पाए जाते हैं। इसमें मस्तिष्क, सिर, श्वसन तंत्र, उत्सर्जन तंत्र तथा परिसंचरण तंत्र का अभाव होता है, कुछ भी नहीं पाया जाता है। और इस सिलेंट्रेटा के अंतर्गत शामिल जो किया जाता है जीव, हाइड्रा, जेलीफिश, सी एनीमोन और मूंगा को रखा जाता है। तो ध्यान दीजिएगा, अब ऑप्शन छाटिए, विभिन्न अंग तंत्रों की उपस्थिति होती है। हमने तो अभी कहा मस्तिष्क, सिर, श्वसन तंत्र, उत्सर्जन तंत्र और परिसंचरण तंत्र इसमें होता ही नहीं है, तो ये सिलेंट्रेटा का गुण है। और इसमें करा उपस्थित होता है, तो ये गलत हो जाएगा। दूसरा है एक कोशिकीय होना, क्या सिलेंट्रेटा जो है वो एक कोशिकीय है? जी नहीं, बहुकोशिकीय है, तो ये भी लक्षण नहीं है। तीसरा है शरीर में अंतर गुहा की उपस्थिति होती है। जी हां, अंतर गुहा जिसे सिलेंट्रॉन कहा जाता है, इसकी उपस्थिति पाई जाती है। ऑप्शन नंबर सी सिलेंट्रेटा संघ के लक्षण है। मस्तिष्क की उपस्थिति भी इसमें नहीं होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानव कंकाल के संबंध में असत्य कथन की पहचान करना है। मानव कंकाल के संबंध में असत्य कथन, ध्यान दीजिएगा, यह बाह्य कंकाल तथा अंतः कंकाल में विभाजित होता है। बिल्कुल सही है, बाह्य कंकाल और अंतर कंकाल में विभाजित होता है। दूसरा है अंतः कंकाल अक्षीय कंकाल एवं उपांगीय कंकाल में विभाजित होता है। बिल्कुल सही है, दूसरा भी आपका सही है। उपांगीय कंकाल के अंतर्गत हाथों एवं पैर की अस्थि को रखा जाता है तथा गर्डिल्स को भी इसी के अंतर्गत शामिल किया जाता है। नाखून, बाल, रोम ये सभी बाह्य कंकाल के अंतर्गत शामिल किए जाते हैं। तो दोनों ही ए बी तो दोनों सही है मानव कंकाल के संबंध में। तीसरा है अक्षीय कंकाल को खोपड़ी, मेरुदंड, पसलियों तथा उरोस्थी में विभाजित किया गया है, यह भी सही है मानव कंकाल के बारे में। और उपांगीय कंकाल में नाखून, बाल, रोम शामिल किए जाते हैं। जी नहीं, नाखून, बाल और रोम ये सभी तो बाह्य कंकाल में शामिल किए जाते हैं, उपांगीय कंकाल में नहीं शामिल किए जाते हैं। क्लियर? उपांगीय कंकाल के अंतर्गत पैर की अस्थि होता है, मेखलाएं यानी गर्डिल्स होते हैं तथा हाथ की अस्थि को शामिल किया जाता है। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन है, एंजाइम के प्रोटीन भाग को क्या कहा जाता है? तो एंजाइम के प्रोटीन भाग को एपो एंजाइम के नाम से जाना जाता है। ऑप्शन नंबर सी। एपो एंजाइम की सक्रियता के आधार पर इसे प्रो एंजाइम अथवा जाइमोजन के नाम से भी जाना जाता है। ध्यान दीजिएगा, इसका और नाम है प्रो एंजाइम, प्रो एंजाइम, या और भी नाम है जाइमोजन। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक बंद अर्थव्यवस्था क्लोज्ड इकोनॉमी क्या होता है? तो बंद अर्थव्यवस्था के बारे में कल भी बताए थे। जीएनपी जो होता है ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट, अगर जीडीपी के बराबर हो जाए तो ऐसी ही स्थिति बंद अर्थव्यवस्था कहलाती है। जब जीएनपी जीडीपी के बराबर हो जाता है, ऐसी स्थिति को ही बंद अर्थव्यवस्था कहा जाता है। और यह स्थिति तब उत्पन्न होती है जब एक्स
माइनस m इजकल टू 0 हो जाता है। जब x माइनस m बराबर 0 हो जाता है, विदेश x का मतलब होता है देशी व्यक्तियों के द्वारा विदेशों में कमाया हुआ धन, और m का मतलब होता है विदेशी व्यक्तियों के द्वारा देश में कमाए हुए धन। तो देशी व्यक्तियों के द्वारा विदेश में कमाए हुए धन में से अगर विदेशी व्यक्ति जो भारत में धन कमाए उसको घटा दिया जाए, तो अगर यह शून्य स्थिति हो जाता है, दोनों बराबर शून्य हो जाए, तो ऐसे स्थिति में जीएनपी और जीडीपी दोनों बराबर हो जाता है, जिसे ही बंद अर्थव्यवस्था कहा जाता है। और ऐसे अर्थव्यवस्था में न तो निर्यात होता है न ही आयात होता है। ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पुस्तक फ्रीडम बिहाइंड वॉर के लेखक इनमें से कौन है? किरण बेदी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रीय नियोजन में रोलिंग प्लान की अवधारणा किस सरकार के द्वारा लागू की गई थी? रोलिंग प्लान, जिसे अनवरत योजना के नाम से भी जाना जाता है, जो कुछ वर्षों के लिए बनाई जाती है तथा प्रत्येक वर्ष अर्थव्यवस्था के अनुसार, आवश्यकता के अनुसार इसमें संशोधन किया जाता है, इसे ही रोलिंग प्लान कहा जाता है। अवधारणा यह जो है रोलिंग प्लान का, वो जनता पार्टी सरकार के द्वारा 1977 से 1980 ईस्वी के बीच लाया गया था। तो जनता पार्टी के सरकार के द्वारा 1977 से लेकर 1980 ईस्वी के बीच लाया गया था। 1977 से 1980 ईस्वी के बीच जनता पार्टी सरकार के द्वारा रोलिंग प्लान को लाया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हीलर द्वीप का नया नाम क्या है? व्हीलर द्वीप का नया नाम जो है वो अब्दुल कलाम द्वीप के नाम से जाना गया। व्हीलर द्वीप जो है वो नामकरण ओडिशा सरकार के द्वारा इस व्हीलर द्वीप का अब्दुल कलाम द्वीप के नाम से किया गया। 2 सितंबर 2015 को इसका नाम बदल दिया गया और इसे एपीजे अब्दुल कलाम या अब्दुल कलाम द्वीप के नाम से जाना जाने लगा। यह द्वीप भारत के पूर्वी तट से लगभग 10 किलोमीटर की दूरी पर बंगाल की खाड़ी में स्थित है। और ध्यान दीजिएगा, प्रक्षेपास्त्र कार्यक्रम के परीक्षण केंद्र के रूप में इसका प्रयोग वर्तमान समय में किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिडबी स्मॉल इंडस्ट्रीज डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना की गई है, किसके लिए की गई है? तो अभी हम बताएं, स्मॉल इंडस्ट्रीज डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया यानी लघु उद्योगों को वित्त प्रदान करने वाली एक वित्तीय संस्थान के रूप में सिडबी काम करती है, जिसकी स्थापना 2 अप्रैल 1990 ईस्वी में की गई थी। 2 अप्रैल 1990 ईस्वी में सिडबी की स्थापना किया गया था। यह मुद्रा योजना के संचालन के लिए धन उपलब्ध कराने का कार्य करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में सर्वप्रथम फसल बीमा योजना का शुभारंभ कब किया गया था? फसल बीमा योजना का शुभारंभ 1985 ईस्वी में किया गया था। कहां? ध्यान दीजिएगा, तो गुजरात में 1972 ईस्वी में ही प्रारंभ किया गया था सबसे पहली बार। राज्य की अगर बात किया जाए कि किस राज्य में सबसे पहले, तो 1972 ईस्वी में गुजरात में इसे प्रारंभ किया गया था तथा 1 अप्रैल 1985 ईस्वी में नियमित और व्यापक स्तर पर अपनाया गया था। इसे नियमित कब किया गया? तो 1985 ईस्वी में 1 अप्रैल 1985 ईस्वी को नियमित रूप से इसे अपनाया गया, जिसे व्यापक फसल बीमा योजना के रूप में जाना गया। व्यापक फसल बीमा योजना के रूप में इसे जाना गया 1985 ईस्वी में। ध्यान दीजिएगा, वर्तमान में इसका स्थान प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना 2016 से ले लिया है। वर्तमान समय में यह वर्तमान स्थिति देखा जाए तो प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना कब? 2016 में इसका नाम बदल के कर दिया गया है PMFBY।
क्लियर? ध्यान दीजिएगा, इस योजना के अंतर्गत अगर बात किया जाए तो खरीफ 2%, रबी में 1.5% तथा बागवानी में 5% फसलों के लिए प्रीमियम राशि प्रदान की जाती है इस योजना के तहत। बड़ा इंपॉर्टेंट है, योजना के तहत क्या कहा गया है? तो खरीफ में 2%, खरीफ में 2%, रबी फसल में 1.5%, रबी फसल में 1.5% तथा बागवानी में 5% प्रीमियम राशि प्रदान की जाती है। प्रीमियम राशि प्रदान की जाती है। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रधानमंत्री किसान संपदा योजना किससे संबंधित है? तो प्रधानमंत्री किसान संपदा योजना जो है वो कृषि क्षेत्र से संबंधित है और इसे वर्ष 2016 से 2020 की अवधि हेतु वर्ष 2016 से 20 की अवधि हेतु 6,000 करोड़ रुपए की लागत के साथ नई केंद्र प्रायोजित योजना प्रधानमंत्री किसान संपदा योजना जो है वह प्रारंभ की गई है। तो ये भी लिखेंगे कब की गई है? 2016 से 2020 की अवधि हेतु 6,000 करोड़ रुपया, 6,000 करोड़ रुपए की लागत के साथ प्रधानमंत्री किसान संपदा योजना को लागू किया गया है। क्लियर? जो कृषि क्षेत्र में योगदान करेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रीय किसान आयोग का गठन कब हुआ है? तो राष्ट्रीय किसान आयोग का गठन 2004 में किया गया है। एम.एस. स्वामीनाथन की अध्यक्षता में इसका गठन किया गया था, यह भी लिखेंगे। एम.एस. स्वामीनाथन की अध्यक्षता में इसका गठन किया गया था 2004 में। इसके मुख्यालय की अगर यदि जो बात किया जाए तो इसका मुख्यालय नई दिल्ली में स्थित इसका मुख्यालय है। उद्देश्य क्या है? तो किसानों के हितों की रक्षा करना। आयोग प्रस्तुत रिपोर्ट में कृषि क्षेत्र में तीव्र तथा समावेशी विकास पर बल देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी कर को किस स्थिति में प्रतिगामी यानी रिग्रेसिव कहा गया है? तो प्रतिगामी किसे कहा जाता है? जो ध्यान देंगे, प्रतिगामी कर प्रणाली क्या होता है? तो यह एक दोषपूर्ण कर प्रणाली होता है। इसमें क्या होता है कि करदाताओं की आय जब बढ़ती है तो उसके सापेक्ष भार क्रम से घट जाता है। यानी जिस व्यक्ति का, जिस बिजनेसमैन का आय जितना ज्यादा बढ़ेगा, कर में रियायत उसको उतना ही कम टैक्स देना पड़ेगा। यही प्रतिगामी कर कहलाता है, यानी रिग्रेसिव टैक्स कहा जाता है। क्लियर? तो इसका भार अमीरों व गरीबों दोनों पर समान पड़ेगा। ये तो गलत हो जाएगा, समान नहीं पड़ेगा। जो गरीब होंगे उन पर ही ज्यादा पड़ेगा, जो अमीर होते, जितने ज्यादा अमीर होते चले जाएंगे उन पर इसका भार कम होता चला जाएगा। तो ध्यान देंगे, अमीरों की तुलना में गरीबों पर कम भार पड़ेगा, ये भी गलत है। अमीरों की तुलना में गरीबों पर अधिक भार पड़ेगा, उसकी तुलना में अमीरों पर कम भार पड़ेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रीय बागवानी मिशन का उद्देश्य इसमें से कौन सा नहीं है? तो बागवानी क्षेत्र की समग्र वृद्धि करना यह है, किसानों की आय में वृद्धि करना भी है, और सस्यतर प्रबंधन यानी पोस्ट हार्वेस्ट मैनेजमेंट करना यह भी संबंधित है। लेकिन मानव संसाधन का विकास करना यह राष्ट्रीय बागवानी मिशन का उद्देश्य नहीं है। राष्ट्रीय बागवानी मिशन की स्थापना वर्ष 2005 से 6 में किया गया था। 2005 से 2006 में इसकी स्थापना या प्रारंभ किया गया था। मुख्य उद्देश्य जो है वह यही तीनों, समग्र वृद्धि करना, कृषक समूहों के निर्माण को प्रोत्साहन करना, उत्पादों के प्रसंस्करण एवं विपणन यानी मार्केटिंग के माध्यम से सस्यतर प्रबंधन, पोस्ट हार्वेस्ट मैनेजमेंट की व्यवस्था करना तथा बागवानी उत्पादन, किसानों की आय और पोषण सुरक्षा में वृद्धि करना भी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मुंबई में पुणे की अपेक्षा अधिक वर्षा होती है, ऐसा क्यों होता है? क्योंकि मुंबई जो है वो पवनाभिमुखी होता है।
पवनाभिमुखी ढाल पर वृष्टि छाया प्रदेश जो है वो मुंबई है, जिस कारण से मुंबई में पुणे की अपेक्षा अधिक वर्षा होती है। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है। पवनाभिमुखी मतलब पवन की दिशा जो है मुंबई पुणे की तुलना में मुंबई में ज्यादा अभिमुख होता है, ज्यादा जाता है, जिसके कारण से वहां बारिश सबसे ज्यादा होता है। इसका एक और भी कारण है, मुंबई में ढाल जो है वो तटीय प्रदेश में है। वो मुंबई एक तटीय प्रदेश होने के कारण पवन जो है उसकी दिशा में ज्यादा प्रवाहित हो जाती है, और यही कारण होता है मुंबई में पुणे की अपेक्षा अधिक वर्षा होना। तो ऑप्शन नंबर ए ज्यादा अप्रोप्रिएट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के जिस, अब थोड़ा सा इसमें पवनाभिमुखी जो दिया गया है, पवनाभिमुखी और डिटेल से इसको समझेंगे तो कहिएगा हवाएं जिस ढाल के सहारे नीचे उतरती है ना, उसे ही को पवनाभिमुखी कहा जाता है। यानी पवन की दिशा के अनुसार जब हवाएं एक ढाल बनाती है और उस ढाल के सहारे नीचे उतर जाती है, इसी को पवनाभिमुखी ढाल कहा जाता है। और यहां पर आर्द्र हवाएं ऊपर उठना शुरू हो जाती है यहीं से, और इसके संघनन से इस भाग में काफी तेजी बारिश होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के किस राज्य में रैट होल खनन किया जाता है? ध्यान दीजिएगा, खनन जो होता है वो कोयला, लौह अयस्क, चूना पत्थर और डोलोमाइट के विशाल निक्षेप पाए जाते हैं और उसका खनन किया जाता है। और यह कोयला, लौह अयस्क, चूना पत्थर और डोलोमाइट जो है वो मेघालय में सबसे ज्यादा पाया जाता है इसका निक्षेप। और कुछ जनजातियां जो वहां की मेघालय की होती है, जैसे कि जोबाई और चेरापूंजी जो क्षेत्र है, वहां की जनजातियां जो है वो कोयले के खनन जो होता है वो लंबी संकीर्ण सुरंग के माध्यम से या सुरंग के द्वारा वहां करती हैं, जिसके कारण से उसे रैट होल खनन कहा जाता है। जैसे रैट यानी चूहा जो बनाता है अपना बील, वैसे ही बील बना के वहां की जनजातियां, चेरापूंजी की जनजातियां और जोबाई की जनजातियां जो है वो खनन कार्य करती हैं, जिसके कारण से इस क्षेत्र को रैट होल खनन क्षेत्र के नाम से भी जाना जाता है, जो कि सर्वाधिक मेघालय में पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में सबसे प्रथम कॉटन मिल, सूती वस्त्र उद्योग निम्नलिखित में से किस शहर में स्थापित किया गया था? तो सबसे पहले स्थापित किया गया था मुंबई में, उस समय से बंबई कहा जाता था। सन 1818 ईस्वी में फोर्ट ग्लास्टर ने इसकी शुरुआत की थी। मुंबई में 1818 ईस्वी में किसके द्वारा? फोर्ट ग्लास्टर के द्वारा इसकी स्थापना किया गया था, जो कि असफल रहा था। इसके बाद सफल प्रयास 1856 ईस्वी में, फिर 1856 ईस्वी में कावस जी डावर नाना भाई द्वारा मुंबई में किया गया था यहीं पे। इसके बाद 1856 ईस्वी में कावस जी डावर नाना भाई ने सफल प्रयास किया, जबकि ये असफल रहा। असफल प्रयास 1818 ईस्वी में रहा। मुंबई को भारत का मैनचेस्टर और भारत की कपास नगरी के नाम से जाना जाता है। भारत की कपास नगरी या इसी को मुंबई, भारत का मैनचेस्टर, कहा जाता है। हालांकि भारत का मैनचेस्टर अहमदाबाद को भी कहा जाता है। क्लियर? भारत का मैनचेस्टर अहमदाबाद को कहा जाता है, उत्तर भारत का मैनचेस्टर कानपुर को कहा जाता है और दक्षिण भारत का मैनचेस्टर कोयम्बटूर को कहा जाता है। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन है, बृहस्पति के वलय यानी रिंग होते हैं, तो यह सिलिकेटों से निर्मित होता हुआ यह रिंग दिखाई देता है। इन वलयों को जोबियन वलय के नाम से भी जाना जाता है, क्योंकि जुपिटर इसका अंग्रेजी नाम होता है, अतः इसे जोबियन रिंग के नाम से भी जाना जाता है। और इस जोबियन रिंग की खोज
1979 ईस्वी में वॉयेजर फर्स्ट स्पेस प्रोब ने की थी। इस वलय की खोज, ध्यान देंगे, वलय की खोज जो है वो 1979 ईस्वी में वॉयेजर फर्स्ट स्पेस प्रोब, वॉयेजर फर्स्ट स्पेस प्रोब ने किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तिब्बत के पठार की समुद्र तल से औसत ऊंचाई है। कितनी औसत ऊंचाई है? तो 4500 मीटर या 4.5 किलोमीटर इसकी औसत ऊंचाई होती है। तिब्बत का पठार मध्य एशिया में स्थित है, जो चेंग तांग या किंगाई तिब्बत पठार के नाम से भी जाना जाता है। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन है, जूलू एक जाति है जिसका संबंध निम्नलिखित में से किससे है? तो जूलू जनजाति जो है वो दक्षिण अफ्रीका में निवास करने वाली एक जनजाति है जो क्वाजुलू एवं नेटाल क्षेत्र में निवास करती है दक्षिण अफ्रीका में। क्वाजुलू दक्षिण अफ्रीका के क्वाजुलू या नेटाल क्षेत्र में निवास करने वाली जनजाति जूलू जनजाति है। और कुछ लोग तो जाम्बिया, जिम्बाब्वे और मोजाम्बिक में भी निवास करती है जूलू जनजाति, लेकिन मुख्य रूप से दक्षिण अफ्रीका के क्वाजुलू और नेटाल क्षेत्र में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ओटीईसी का पूरा रूप क्या होता है? ओशन थर्मल एनर्जी कन्वर्जन होता है, ऑप्शन नंबर डी। अब यह होता क्या है? ओशियन थर्मल एनर्जी कन्वर्जन जो होता है वो महासागरीय तापीय ऊर्जा का रूपांतरण विद्युत ऊर्जा में करके जनित्र के टरबाइन चलाने में ओटीईसी पद्धति का ही इस्तेमाल किया जाता है। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसे ओशिनिया के नाम से अभिहित देशों के भौगोलिक समूह में सम्मिलित नहीं किया गया है? ध्यान दीजिएगा, किसे सम्मिलित नहीं किया गया है? इंडोनेशिया जो है इसको ओशिनिया के अंतर्गत शामिल नहीं किया जाता है। अब यह ओशिनिया क्या है? तो ओशिनिया के नाम से जो अभिहित देश है उसका भौगोलिक समूह जो है आपस में उसका जो ग्रुप है वो ऑस्ट्रेलिया सहित कुल 14 देशों का एक समूह होता है जिसे ओशनिया कहा जाता है। 14 देश का समूह है जिसे ओशनिया कहा जाता है। इसमें इंक्लूडेड ऑस्ट्रेलिया है। इस 3 उप समूह में इस 14 देशों के समूह को, ओशिनियाई समूह को कुल 3 उप समूह में विभाजित किया गया है जिसे मेलानेशिया, माइक्रोनेशिया और पॉलिनेशिया कहा गया है। माइक्रोनेशिया और पॉलिनेशिया, पॉलिनेशिया कहा गया है। क्लियर? इसमें ऑस्ट्रेलिया भी इंक्लूड है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देश का नाम बताइए जिसने प्रथम उपग्रह स्पुतनिक फर्स्ट अंतरिक्ष में छोड़ा था। स्पुतनिक फर्स्ट अंतरिक्ष में सोवियत संघ के द्वारा छोड़ा गया था 4 अक्टूबर 1957 ईस्वी को। पहली बार 4 अक्टूबर 1957 ईस्वी को स्पुतनिक फर्स्ट को छोड़ा गया था, सोवियत संघ द्वारा अंतरिक्ष में प्रमोचित किया गया पहला उपग्रह था। दूसरा उपग्रह भी सोवियत संघ का ही स्पुतनिक सेकंड के नाम से छोड़ा गया। कब छोड़ा गया? तो ध्यान देंगे 3 नवंबर 1957 ईस्वी को स्पुतनिक सेकंड छोड़ा गया अंतरिक्ष में और जीवित कुत्ते लाइका को पहली बार अंतरिक्ष में भेजा गया था, ट्रायल किया गया। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्राचीन स्मारक संरक्षण अधिनियम किस गवर्नर जनरल के कार्यकाल में पारित किया गया था? लॉर्ड कर्जन के शासनकाल में प्राचीन स्मारक संरक्षण अधिनियम को लागू किया गया था। 1899 ईस्वी में एंटोनी मैकडोनाल्ड की अध्यक्षता में। तो यहां पे प्राचीन स्मारक संरक्षण अधिनियम जो है 1899 ईस्वी में किसकी अध्यक्षता में? तो एंटोनी मैकडोनाल्ड की अध्यक्षता में। एंटोनी मैकडोनाल्ड
मैकडोनाल्ड की अध्यक्षता में प्राचीन स्मारक संरक्षण अधिनियम को 1899 ईस्वी में लागू किया गया था। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन है गैरिक मृदभांड पात्र, गैरिक मृदभांड पात्र ओसीपी का नामकरण हुआ था, ओसीपी का नामकरण हुआ था। अब यह गैरिक मृदभांड पात्र क्या है? तो गैरिक मृदभांड संस्कृति है जो 2000 ईसा पूर्व से 1500 ईसा पूर्व का नामकरण हस्तिनापुर और अंतरजी खेड़ा से हुआ है। तो ऑप्शन नंबर 1 हस्तिनापुर और अंतरजी खेड़ा, अंतरजी खेड़ा और हस्तिनापुर से इसका नामकरण हुआ है। गैरिक मृदभांड सबसे मोटा जमाव जो देखा गया है वो हरियाणा राजस्थान के सीमा पर जोधपुर में देखा गया है और यहां पर काले एवं लाल मृदभांड का प्रयोग करने वाले लोग की बस्तियां जो है वो उसका अस्तित्व का पता लगा है। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन है गुप्तकालीन रजत मुद्राओं को नाम क्या दिया गया था? तो गुप्त काल में चांदी के सिक्के को रुपये कहा गया था जबकि सोने के सिक्के को दीनार कहा गया था, स्वर्ण मुद्रा को दीनार कहा गया था। स्वर्ण मुद्रा को दीनार के नाम से जाना गया था। प्रथम गुप्त शासक चंद्रगुप्त द्वितीय था जिन्होंने रुपये यानी चांदी के सिक्के को जारी किया था। रुपये को कौन? चंद्रगुप्त द्वितीय या चंद्रगुप्त विक्रमादित्य। चंद्रगुप्त द्वितीय के द्वारा चांदी का सिक्का जारी किया गया था। पहली बार रजत मुद्रा जारी किया गया था जिसे रुपया कहा गया, जबकि स्वर्ण मुद्रा को कहा गया दीनार। गुप्त काल के सर्वाधिक सिक्के जो है वो भरतपुर और राजस्थान से प्राप्त होते हैं। ध्यान दीजिएगा, गुप्त काल में सर्वाधिक सिक्के जो सोने के सिक्के, गुप्त काल में सर्वाधिक सोने के सिक्के जारी किया गया था, लेकिन इसकी शुद्धता जो है वो खरी नहीं है, इसकी शुद्धता जो है वो पर्याप्त नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है महमूद गजनवी के सोमनाथ अभियान के समय चोल राज्य का शासक उस समय कौन था? तो महमूद गजनवी के समय, जिस समय आक्रमण किया था 1025 से 26 में सोमनाथ अभियान किया था। कब अभियान किया सोमनाथ का? 1025 से 26 ईस्वी में सोमनाथ का अभियान किया था महमूद गजनवी ने। और यह 1025 से 26 यानी कि ध्यान दीजिएगा राजेंद्र प्रथम का शासनकाल जो था, ऑप्शन नंबर डी, राजेंद्र प्रथम का शासनकाल 1012 से लेकर 1044 ईस्वी तक रहा था। तो महमूद गजनवी के सोमनाथ अभियान के समय चोल शासक जो था वो राजेंद्र प्रथम ही था। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा कथन गयासुद्दीन बलबन के संबंध में सही नहीं है? गयासुद्दीन बलबन के संबंध में सही कथन कौन सा नहीं है? ध्यान देंगे, उसने नियामत एक खुदाई के सिद्धांत का प्रतिपादन बलबन ने किया था, दैवीय सिद्धांत का प्रतिपादन बलबन ने किया। उसने इक्तादारी व्यवस्था को जी नहीं, यह बात बिल्कुल गलत है। एक गयासुद्दीन बलबन नहीं इक्तादारी प्रथा को लागू किया था, इसे पहली बार इक्ता प्रणाली को मोहम्मद गौरी ने प्रारंभ किया था, लेकिन इसको व्यवस्थित रूप से, सुचारू रूप से, समृद्ध रूप से जारी किया इल्तुतमिश ने। तो यहां पर इल्तुतमिश ने इक्तादारी व्यवस्था को जारी किया था। तो ऑप्शन नंबर बी जो है वो गयासुद्दीन बलबन के बारे में सही नहीं है। उसने तुर्कान चहलगान की प्रभाव को समाप्त किया। इल्तुतमिश ने शुरू किया था तुर्कान चहलगान, उसको समाप्त कर दिया बलबन ने। उसने बंगाल के विद्रोह का दमन भी किया था। तो तीनों सही है, लेकिन बी नंबर ऑप्शन गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन है मुगल दरबार में सन 1717 में भेजे गए अंग्रेज दूतमंडल का प्रमुख कौन था जिसने मुगल सम्राट फर्रुखशियर से शाही फरमान प्राप्त किया था? वो जॉन सरमन था जिन्होंने फर्रुखशियर से शाही फरमान प्राप्त किया था। ध्यान रखिएगा, जॉन सरमन के नेतृत्व में 1715 ईस्वी में कलकत्ता से दिल्ली में मुगल शासक फर्रुखशियर के दरबार में एक दूत मंडल भेजा गया। हुआ क्या कि एडवर्ड स्टीफेंसन, विलियम हैमिल्टन,
नामक चिकित्सक जो थे वो ख्वाजा सेहूद नामक एक अर्मीनियाई द्विभाषीय शामिल था, जिसमें से हैमिल्टन ने फर्रुखियर को एक गंभीर रोग से मुक्ति दिलाई थी। इसी से प्रसन्न होकर 1717 ईस्वी में बादशाह ने शाही फरमान जारी किया था। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत की मिसाइल अग्नि सेकंड क्या है? तो अग्नि सेकंड जो है भारत की मिसाइल अग्नि सेकंड जो है वो क्या है? न्यूक्लियर मिसाइल है, पृथ्वी से आकाश में मिसाइल है, या पृथ्वी से मिसाइल है, या पृथ्वी से? तो अग्नि श्रेणी की 5 प्रक्षेपास्त्र है। अग्नि फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ और 5। यह जमीन से जमीन पर मार करती है। पृथ्वी से पृथ्वी पर मार करने वाली एक मिसाइल होती है और इसकी मारक क्षमता की बात किया जाए तो 3000 किलोमीटर तक इसकी मारक क्षमता होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इस्तमरारी बंदोबस्त किसने लागू किया था? इस्तमरारी बंदोबस्त कहेंगे या इसे ही जमींदारी बंदोबस्त कहा जाता है? जमींदारी बंदोबस्त के नाम से भी इसी को कहा जाता है। 22 मार्च 1793 ईस्वी को अस्थाई बंदोबस्त के रूप में या इस्तमरारी या जमींदारी अस्थाई बंदोबस्त या इस्तमरारी या जमींदारी बंदोबस्त कहेंगे, यह 22 मार्च 1793 ईस्वी को लागू किया गया था। 22 मार्च 1793 ईस्वी को लागू किया गया था। ध्यान दीजिएगा, उस समय भारत का गवर्नर जो था वो लॉर्ड कॉर्नवालिस भारत का गवर्नर थे। इसके अंतर्गत क्या हुआ था कि जमींदार अपने क्षेत्रों में भू राजस्व की वसूली का 1/11 भाग अपने पास रखता था तथा शेष 10/11 भाग कंपनी के पास जमा करता था। इसी के अंतर्गत भारत का 19% क्षेत्र जो है वो इस्तमरारी या जमींदारी बंदोबस्त या स्थायी बंदोबस्त के रूप में शामिल किया जाता था। 19% भूभाग को शामिल इसके अंतर्गत किया गया था तथा बिहार, बंगाल, उड़ीसा, उत्तर प्रदेश और वाराणसी एवं उत्तरी कर्नाटक में इसे लागू किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से वह व्यक्ति कौन है जिसे भारतीय मिसाइल प्रौद्योगिकी का पिता कहा जाता है? एपीजे अब्दुल कलाम को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 22 फरवरी 2023 को 3 दिवसीय बाजरा महोत्सव कहां शुरू होगा? वो होगा मुंबई में। ऑप्शन नंबर ए, बाजरा महोत्सव मुंबई में शुरुआत किया जाएगा। ध्यान दीजिएगा, इंटरनेशनल ईयर ऑफ न्यूट्रिशन सीरियल्स इसे घोषित किया गया है और इसी के तहत विपणन विभाग के द्वारा इस महोत्सव का आयोजन भी किया गया है। विपणन महोत्सव का आयोजन किया गया है विपणन विभाग के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस देश ने घोषणा की है कि रूस न्यू स्टार्ट में अपनी भागीदारी को निलंबित कर रहा है, जो संयुक्त राज्य अमेरिका के साथ अंतिम प्रमुख सैन्य समझौता होगा? वो है रूस। ऑप्शन नंबर डी, रूस। रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने यह घोषणा किया कि रूस न्यू स्टार्ट में अपनी भागीदारी को निलंबित कर रहा है, यानी हट रहा है, छोड़ रहा है, जो संयुक्त राज्य अमेरिका के साथ अंतिम प्रमुख सैन्य समझौता है। क्लियर। तो फ्रेंड्स, ये 50 क्वेश्चन का सीरीज जो है वो आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा और आप रिवीजन अपनी तैयारी को बरकरार रखिएगा। तब तक के लिए आज की सेवा को देते विराम, फिर मिलेंगे अगले से प्रैक्टिस में। बहुत बहुत धन्यवाद।